हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। एपिसोड 8 की शुरुआत में शू शंघाई क्लाउड फुटवेयर में आता है। गार्ड इससे पूछता है कि मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ। तो शू कहते हैं कि मैं यहाँ पर डायरेक्टर गाओमिंग से मिलने के लिए आया हूँ। गार्ड कहते हैं कि उसके लिए आपको अपॉइंटमेंट लेनी होगी। तो शू ये कहकर आगे जाने लगता है कि मैंने अपॉइंटमेंट ली हुई है, लेकिन कोई शू के ऊपर पानी फेंक देता है और ये पानी डायरेक्टर गाओमिंग ने फेंका होता है, जिससे कह रहे होते हैं कि मैंने तुम इन्वेस्टर्स को कितनी दफा बताया है कि क्लाउड फुटवेयर बेचने के लिए नहीं है। क्लाउड फुटवेयर 100 साल पुराना ब्रांड है। डायरेक्टर गाओमिंग शू से कहते हैं कि अगर तुमने मुझे दोबारा यहाँ पर आकर तंग किया तो मैं तुम्हारे साथ इससे भी ज्यादा बुरा करूंगा। और शू बेचारा तो अभी तक शॉक में ही खड़ा होता है। अब शू ऐसे ही वॉशिंग वापस जाता है। गोंगली से पूछता है कि आखिर तुम्हारे साथ क्या हुआ है। यहाँ पर जियांग भी आई होती है, जिसे कहने वाली होती कि मुझे सिर्फ तुम्हारे 5 मिनट चाहिए, लेकिन इसको ऐसे देख कर ये रुक जाती है। जबकि गोंगली यहाँ पर ये कॉम्प्लीमेंट देता है कि तुम दोनों का टेस्ट बिल्कुल एक जैसा है, क्योंकि इन दोनों ने सेमी हुड पहना होता है। जियांग को शू को ऐसे देखकर खुशी होती है, कहने लगती है कि मुझे लगता है कि तुम्हारी मीटिंग अच्छी नहीं रही। तो शू इससे कहता है कि मैं आज सारा दिन ही मीटिंग्स में रहूंगा, इसलिए तुम यहाँ से चली जाओ। जियांग वापस से गोंगली से कुछ कहने लगता है तो जियांग कहती है कि मैं जानती हूँ कि आज शू सारा दिन मीटिंग्स में रहेगा, लेकिन मैं उसका यहीं पर बैठकर इंतजार करूंगी। आज जाओयंग की मुलाकात गाओये से होती है। गाओये इसको देखकर कहता है कि काफी देर हो गई है। तो जाओयंग कहती है कि हाँ, 8 साल गुजर गए हैं। गाओये कहते हैं कि मैंने तुम्हारी पेंटिंग वीडियोस देखी थी, जिसके बाद मैंने अपने सीनियर्स को तुम्हें रेकमेंड किया था। जाओयंग कहती है कि फिर तो मुझे तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहिए। जाओयंग कहती है कि मैं तुम्हें थैंक्स करने के लिए लंच करवाती हूँ, लेकिन गाओये कहता है कि मुझे आज काम करना है, लंच हम फिर कभी कर लेंगे। ये कहकर गाओये चला जाता है। गाओये को देखते हुए जाओयंग को याद आता है कि हाई स्कूल में एक दफा गाओये ने इसकी जान बचाई थी और आज गाओये को दोबारा मिलने के बाद जाओयंग बहुत ही खुश दिखाई दे रही होती है। इसके बाद घर पर आने के बाद जाओयंग जब पेंटिंग कर रही होती है तो इसे मिलने के लिए यंगजियान आता है, जैसे कह रहा होता है कि मैं सोच रहा हूँ कि तुम्हारे लिए मैं न्यू बुक शेल्फ खरीद लूं। तो जाओयंग कहती है कि इसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरी कंपनी ने मुझे एक घर रेंट पर लेकर दे दिया है और अगले हफ्ते ही मैं वहाँ पर मूव हो रही हूँ। यंगजियान कहता है कि अगर तुम बाहर रहोगी तो मैं तुम्हारे लिए परेशान रहूंगा, इसीलिए तुम्हें काम के बाद घर जरूर आना होगा। जाओयंग कहती है कि मैं कोई बच्ची नहीं हूँ, मैं अपना ख्याल अच्छे से रख सकती हूँ, लेकिन यंगजियान इस बात पर अपसेट दिखाई दे रहा होता है। अब जियांग रिसेप्शन से शू का बिजनेस कार्ड लेती है और अब जियांग इसके बिजनेस कार्ड से शू का नंबर अपने फोन में सेव कर लेती है। शू मीटिंग में बिजी होता है और जियांग बाहर बैठकर इसका इंतजार कर रही होती है। और अब जब शू मीटिंग से फ्री होता है तो जियांग अपने फोन पर कुछ देख रही होती है। शू भी इसके पास जाकर ये देखने लगता है और जियांग जब इसको अपने करीब देखती है तो डर जाती है। जियांग शू से कहती है कि आज तुम सारा दिन काम करके थक गए होगे, वैसे भी अब काफी देर हो गई है, तो क्या तुम कल मुझे अपना थोड़ा सा वक्त दे सकते हो। और मैंने अपना प्रपोजल ईमेल के थ्रू भेज दिया है। शू हैरान होते हुए पूछता है कि तुम्हें क्या मेरा ईमेल एड्रेस पता है। तो जियांग कहती है कि मैंने रिसेप्शनिस्ट से पूछा था। शू जियांग से कहता है कि हम अभी बात करेंगे और फिर जियांग शू को अपना बिजनेस प्लान एक्सप्लेन करती है। जियांग अब शू से पूछती कि तुम्हें मेरा प्रपोजल कैसा लगा है। तो शू इससे पूछता है कि अगर तुम इन्वेस्टर होती तो तुम अपने प्रोजेक्ट में कितने पैसे इन्वेस्ट करती। तो जियांग कहती कि मैं अपने सारे पैसे इन्वेस्ट कर देती। शू कहते लेकिन तुम्हारे पास तो ज्यादा पैसे नहीं है। जियांग कहती है कि शायद तुम मेरे प्रपोजल से भी सेटिस्फाई नहीं हो। शू कहते कि तुम्हारा प्लान तो फैंसी है, लेकिन ना ही तुम्हारे पास कोई टीम है और यहाँ तक कि तुम्हारे पास तो अभी प्रोडक्ट भी नहीं है। जियांग कहती कि इसीलिए मुझे वक्त चाहिए ताकि मैं अपनी फैक्ट्री और डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स बना सकूं। शू कहता है कि तुम्हारी टीम कौन बनेगा। जियांग कहती कि तेंग्यू में भी ऐसे वर्कर्स मौजूद हैं जो पिछले 30 साल से हमारे साथ काम कर रहे हैं। शू कहते कि ठीक है, फिर तुम 20,000 जूतों के पेयर्स 1 महीने में मुझे बेच कर दिखा दो। जियांग इस पर मुस्कुराने लगती तो शू कहते कि तुम हंस क्यों रही हो। जियांग कहती कि अब तुम्हें अपनी बात पर पछतावा हो रहा है, क्योंकि तुम मुझे फैक्ट्री रेंट पर नहीं देना चाहते। शू कहता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम इन शूज को बेचने के लिए अपना बेस्ट करो, क्योंकि मुझे तुम्हारे फैंसी प्लान्स की जरूरत नहीं है। ये कहकर शू चला जाता है, लेकिन जाते हुए जियांग से कहता है कि एक इन्वेस्टर के लिए पैसों से ज्यादा अहम उसका वक्त होता है। मैंने अभी तुम्हारा प्लान सुना है, इसलिए तुम्हें मेरी सिंसियरिटी पर शक नहीं करना चाहिए। फैक्ट्री आने के बाद जियांग अपने प्लान पर काम शुरू कर देती, लेकिन ये जिसको भी कॉल कर रही होती है कोई भी इसके साथ काम करने को तैयार नहीं होता। अब जियांग के पास आता है और इसने बोर्ड पर जो नाम लिखे होते हैं उसकी तरफ इशारा करके कहता है कि ये एक आदमी ही सिर्फ 1 महीने में 20,000 शूज के पेयर बेचने में तुम्हारी मदद कर सकता है। जियांग कहती है लेकिन इसने तो मेरी बात तक नहीं सुनी। जियांग कहते हैं कि पहले तुम लंच कर लो, उसके बाद तुम्हें कोई ना कोई रास्ता मिल ही जाएगा। जब ये लोग लंच कर रहे होते हैं तो जियांग जियोन से कहती है कि फ्री यूनिकॉर्न के मार्केटिंग, सेल्स और परचेजिंग डिपार्टमेंट्स के हेड को सी क्लब में इनवाइट करो। जियोन कहने लगता है कि फ्री यूनिकॉर्न के सभी हेड्स तकरीबन अब वेंचन के लिए काम करते हैं। तो जियांग कहती है कि मैं इन सबको तेंग्यू के लिए हायर करना चाहती हूँ। जियोन कहता है कि तुम इनको हायर करना अफोर्ड नहीं कर सकती। जियांग कहती है कि मैं सबको जानती हूँ, मैं
ट्राई किए बगैर गिव अप नहीं कर सकती हूँ। जियान कहते कि ठीक है। अगले दिन जायोंग अपने नए घर में शिफ्ट होने के लिए आ गई होती है। ये घर बहुत ही सुंदर और लग्जरी होता है, जिसके कारण जायोंग की मॉम तो बहुत ज्यादा खुश होती हैं। जायोंग की मॉम इसे कहने लगती है कि तुम शू से मिलकर ये पूछो कि कौन से स्टॉक्स में हमें पैसे इन्वेस्ट करने चाहिए, क्योंकि वो तो इस काम में माहिर है। तो जायोंग कहती है कि वो भला हमारी मदद क्यों करेगा। तो मॉम कहने लगती है कि तुम उसकी कंपनी में काम करते, वैसे भी तुम सुंदर भी और सिंगल भी। ये बात सुनते ही यांगजियान कहने लगता है कि अगर आपको पैसों की जरूरत है तो मैं आपको कुछ पैसे दे सकता हूँ, इसीलिए आप आइंदा इस तरह की बात मत कीजिएगा। जायोंग की मॉम कहती है कि जब भी मैं स्टॉक्स की बात करती हूँ तो तुम दोनों ऐसे करने लगते हो। ठीक है, अब मैं इसके बारे में बात नहीं करती और मैं जरा ऊपर वाला पोर्शन देख कर आती हूँ। यांगजियान कहता है कि अगर तुम यहाँ पर शिफ्ट भी हो गई हो तो मैं अभी भी तुम्हारा भाई हूँ और पहले की तरह मैं रोज तुम्हारे लिए आकर खाना बनाऊंगा। तुम्हें सिर्फ अपनी पेंटिंग पर फोकस करने की जरूरत है। ये कहकर यांगजियान जाने लगता है तो इसको कॉल आती है कि जल्दी से अपना वीवो अकाउंट चेक करो, जायोंग बहुत बड़ी मुश्किल में फंस गई है। अब शू भी ये आर्टिकल पढ़ रहा होता है जिसमें जायोंग के बारे में ये लिखा होता है कि जायोंग के पीछे किसी बहुत बड़े आदमी का हाथ है। ये देखकर शू सॉन्ग को कॉल कर रहा होता है, लेकिन वो इसकी कॉल नहीं उठा रही होती। दूसरी तरफ नैन तो ये खबर सुनकर बहुत ज्यादा खुश हो रहा होता है। इसका दोस्त से कहने लगता है कि ये मामला बहुत तेजी से इंटरनेट पर फैल रहा है। तो नैन कहता है कि असल में मैं यही चाहता था। ये कहने लगता है कि अगर कंपनी को इस बारे में पता चल गया तो। नैन कहता है कि मैंने तो सिर्फ इसकी एक पिक्चर पोस्ट की थी, बाकी का काम तो इस इंडस्ट्री के आर्टिकल राइटर्स ने किया है, इसलिए इस बात का मेरे से कोई भी ताल्लुक नहीं है। और ये पोस्ट जायोंग की प्राइवेट लाइफ के बारे में होती है। सॉन्ग अब शू को कॉल करके कहती है कि हम इस पोस्ट को डिलीट करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये काम यकीनन हमारे ओपोनेंट्स का है। शू कहता है कि जल्द पता लगवाओ कि आखिर ये किसने किया है। यांगजियान जायोंग के बारे में परेशान होता है और इससे पूछने लगता है इसके शो के बारे में। तो ये कहती है कि टॉपिक को ट्रेंडिंग बनाने के लिए उन्होंने खुद ये स्टोरी क्रिएट की है। यांगजियान कहते हैं कि तुम ज्यादा परेशान नहीं हो। तो जायोंग कहती है कि तुम इस मसले से दूर रहो, मुझे सबसे पहले अभी कंपनी जाना है। अब जब जायोंग कंपनी पहुंचती है तो यहाँ पर हलचल मची होती है। सॉन्ग जायोंग से कहती है कि जब तक ये मामला थोड़ा ठंडा नहीं हो जाता तुम अपने घर पर ही रहो और मेरी कॉल का इंतजार करो। जायोंग कहती है कि कंपनी के किसी एम्प्लॉय ने ये पिक्चर ली है। सॉन्ग कहती है कि आखिर तुम्हें इस बात पर इतना यकीन कैसे है। तो जायोंग कहती क्योंकि उस दिन हम रात देर तक वीडियो शूट कर रहे थे। सॉन्ग कहती कि हम भी यही पता लगवाने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर इसके पीछे कौन है, इससे तुम भी ज्यादा परेशान नहीं हो। यांगजियान बाहर ही जायोंग का इंतजार कर रहा होता है। ये जैसे ही बाहर आती है तो यांगजियान इससे पूछता है कि क्या मसला हल हो गया है। तो जायोंग कहती कि नहीं। यांगजियान कहते कि मैं तुम्हारे बॉस से बात करके आता हूँ। जायोंग कहती कि वापस आ जाओ, मैं वैसे भी आज बहुत अपसेट हूँ। और फिर ये दोनों वापस घर चले जाते हैं। आज जियान और यूशन के साथ सी क्लब में इन सभी लोगों का इंतजार कर रही होती है, लेकिन इनमें से कोई भी नहीं आया होता। यूशन कहती कि क्या मैं उनको कॉल करके पूछूं कि वो आ रहे हैं नहीं। तो जियांग कहती कि इसकी जरूरत नहीं है और इसके साथ ही मिस्टर रेन आ जाते हैं। जियान मिस्टर रेन से बाकी सबका पूछता है तो कहता है कि मैं उन सब की जगह मिस जियांग के साथ डिनर करने के लिए आया हूँ। जियांग कहती कि मुझे खुशी हुई कि आप आए हैं, चले अब हम खाना खाते हैं। दूसरी तरफ एक दूसरे इन्वेस्टर शावंग ने शू को डिनर के लिए बुलाया होता है। शावंग शू से कह रहा होता है कि ना तो जिंगयांग और ना ही बाओशिंग अकेले इस एनिडा वाले केस को हैंडल कर सकते हैं। इस पर लड़ाई लड़ने से बेहतर है कि हम लोग एक दूसरे के साथ हाथ मिला लें ताकि हम ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमा सकें। शू कहते कि मुझे आपके साथ काम करके खुशी होगी। मिस्टर रेन जियांग से कहते हैं कि तुम्हारा आइडिया बहुत ही अच्छा और क्रिएटिव है। जियान कहते हैं कि अगर तुम्हें जियांग का आइडिया इतना ही पसंद आया तो तुम हमारे साथ आकर काम क्यों नहीं करते। ये सुनते ही मिस्टर रेन के तो चेहरे के एक्सप्रेशन ही बदल जाते हैं। मिस्टर रेन कहने लगता है कि बाकी सब आज इस डिनर पर इसलिए नहीं आए कि वो तुम्हारे डैड को भूल गए हैं। असल बात ये है कि तुम्हारे डैड के बगैर उन सबको तुम्हारी एबिलिटीज पर यकीन नहीं है, जबकि वेंचन की बात अलग है क्योंकि उसके पास काम का बहुत तजर्बा है। मिस्टर रेन कहने लगता है कि जियांग मेरी बात मानो और अपना वक्त जाया नहीं करो। ये सुनकर जियांग को गुस्सा आ जाता है, कहने लगता है कि अगर तुम यहाँ पर नहीं आना चाहते तो मत आते। लेकिन जियांग जियान को रिलैक्स करने का कह रही होती है। अब जियांग मिस्टर रेन को थैंक्स कहने के लिए ड्रिंक करती है और अब मिस्टर रेन जब ड्रिंक करने लगे होते हैं तो जियान कहता है कि ये मेरी वाइन है और तुम इसको पीना डिजर्व नहीं करते। ये सुनते ही मिस्टर रेन भी यहाँ से चला जाता है और इसी मोमेंट पर एपिसोड 8 खत्म हो जाती है।